जय माता की मित्रों, हम लोग सब नक्षत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। 9 नक्षत्र के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब 10वें नक्षत्र मघा पे चलते हैं। मघा नक्षत्र कौन कौन से चीजों के कामों के कारक है। कारक का मतलब ये हो गया कि आपको वो काम कब करने चाहिए और कब नहीं करने चाहिए। ये सब कामों से संबंधित प्रश्न कुंडली बनाई जाती है, मुहूर्त वगैरह देखा जाता है। तो उसमें ये सब नक्षत्रों का कारक का बहुत महत्व होता है। से आपको कोई व्यापार करना है, शुरू करना है, तो व्यापार से कनेक्टेड नक्षत्र कौन सा है, और जो व्यापार करना है, जिस चीज का व्यापार करना है, उससे कनेक्टेड नक्षत्र कौन सा है, वो अभी गोचर में कहाँ चल रहा है, कौन से ग्रह के साथ चल रहा है, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से वो वैध है या अवैध है, आपको क्या फल देगा, ये सब देखा जाता है। और नक्षत्रों का प्रभाव गोचर कुंडली अध्ययन के लिए बहुत अच्छा होता है। नक्षत्र में, लगन में नक्षत्र है, चंद्र कुंडली में नक्षत्र है, वो सब का प्रभाव तो आपको एक फुल फ्लेज रूप में उसका प्रेडिक्शन करके आपको जीवन भर भोगना है, उसका अच्छा या बुरा। लेकिन गोचर में उस नक्षत्र, कौन से नक्षत्र पे कौन से ग्रह चल रहे हैं, और बाद में हम लोग आगे पूरे नक्षत्र के बारे में व्याख्या भी करेंगे, सप्तसला का भी समझेंगे, वेद अवेद क्या होता है, वहां तक चलेंगे हम लोग। सुदर्शन चक्कर जो बनता है इन लोगों का ग्रहों के साथ, या पूरा इसका वो सर्वतोभद्र चक्र बनता है, वो सब समझेंगे हम लोग। शुरुआत बेसिक से करते हैं, जिससे क्या है कि आगे वाली चीज को समझने के पहले हम लोगों को इसका कारक, इसका स्वभाव, इस पे जन्म लिया हुआ जातक का स्वभाव, कौन कौन से चरण में क्या प्रभाव होता है, उसका ये सब पहले समझने से हम लोगों को बेसिक नॉलेज हो जाएगा। और बेसिक नॉलेज होने के बाद में फिर आगे वाली क्लास में चलेंगे। तो आशा है आपको मेरी बात भी समझ में आ रही होगी। और जहां तक मेरी कोशिश है, मैं जनरल जो भाषा है, मैं वैदिक भाषा, संस्कृत श्लोक, उसकी व्याख्या, वो सब में कुछ नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको आपको भी समझने में प्रॉब्लम होगी और वीडियो भी फिर बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा। तो उतना टाइम किसी के पास होता है सुनने के लिए, नहीं भी होता है। तो छोटा सा टाइम लेता हूं, और उसमें ही जितना हो सकता है मैं उससे कनेक्टेड जो चीज है, जो मैं बताने जा रहा हूं, उसके बारे में पूरी व्याख्या करके आपको बताने का कोशिश करता हूं। और कोशिश यही है, कम टाइम में, कम समय में आपको जितना मैं समझा सकूं। वीडियो ऑडियो से सब कनेक्टेड कोई भी बात है, आपकी कोई भी प्रश्न है आपका, आप चैनल में कमेंट मारिए, आपको 101% रिप्लाई मिलेगा। अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताइए, मेरे को भी पता चलेगा। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जिसमें कोई भी प्रकांड विद्वान अगर कोई अपने आप को बोलता है तो मेरी ओपिनियन थोड़ी गलत है। मैं थोड़ा अलग किस्म का ज्योतिष हूँ। ज्योतिषी मैंने पढ़ा है, सीखा है गुरुओं से, और आज भी पढ़ रहा हूँ। 30 साल हो गए। आज भी नई नई बुकें किसी की आती है तो मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास है भी। इसमें प्रकांड विद्वान या पूरा ज्ञान, इसको आप इसकी स्पेस टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, जो हम लोगों के गुरुओं ने, हम लोगों के संत महात्माओं ने जो प्रदान करके दिया है हम लोगों को, तो वो तो सब संस्कृत श्लोकों में। हर ज्योतिषी, हर संस्कृत का विद्वान, हिंदी का विद्वान अपने हिसाब से उसने व्याख्या की, और उन्हीं में से जिन्होंने सही व्याख्या की, उनकी व्याख्या आज तक चल रही है। और बाकी अपना अपना एक्सपीरियंस है, किसी का क्या एक्सपीरियंस है, किसी ने कुछ जोड़ दिया, किसी ने कुछ लेस कर दिया। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैं अपने आप को इतना बड़ा विद्वान मानता भी नहीं कि जिन्होंने अच्छी अच्छी व्याख्याएं की है और मेरा एक्सपीरियंस या मेरी जो रिसर्च है मैं उसके साथ ऐड करूं। नहीं, ये सब चीज मैंने कुछ पाया है, मैंने कुछ देखा है मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ, तो वो सब जब हम लोग जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, उस समय मैं जरूर बोलूंगा कि कुछ कुंडलियों में मैंने ऐसा देखा है। लेकिन अभी जो बता रहा हूं, जितना भी मैंने अभी तक बताया है या आगे जो बता रहा हूं, उसमें मैं अपना कोई रिसर्च या अपना कोई प्रिडिक्शन, अपना कोई अभ्यास मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जो हम लोगों को, हम लोगों के गुरुओं ने दिया है, बताया है उन लोगों ने,
और जो अच्छे अच्छे विद्वानों ने आज के हजारों साल पहले ही हिंदी में जिसकी व्याख्या कर दी, उसी को आपके सम्मुख रखूंगा। आशा है आपको समझ में आएगा। मघा नक्षत्र की बात करते हैं। मघा नक्षत्र कारक है कृषि, व्यापार, पशुपालन, प्रसूतिशाला, जहां पे बच्चे वगैरह जन्म लेते हैं। परिवार नियोजन के विषय में जो ऑपरेशन वगैरह होता है उसके सर्जन, या किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उससे कनेक्टेड जो स्पेशलिस्ट या डॉक्टर, युद्ध का सामान बेचने वाले, गाने बजाने नाचने वाले, बड़े बड़े ग्रामपति। बड़े ग्रामपति आज के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो गांव का सरपंच, नई नई बस्ती बसाने वाले, नई कॉलोनी बसाने वाले, भूमि का व्यवसाय, स्त्रियों से ज्यादा इज्जत से बात नहीं करने वाले, और नॉन वेज से कनेक्टेड व्यापार, ये सब मघा नक्षत्र के कारक है। जब इनसे संबंधित कोई काम हो, इनसे संबंधित कोई चीज हो, इनसे संबंधित कोई काम के विषय में किसी से मिलना हो, से अपने घर में कोई बच्चा होने वाला है, तो प्रश्न कुंडली में मघा नक्षत्र आया तो मघा नक्षत्र का कोई खराब ग्रह तो वेद नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो एकदम सही है, आप जाइए हॉस्पिटल में, बच्चा बहुत आराम से होगा। तो ये सब चीजें, ये सब के लिए जरूरी है। अब से मघा नक्षत्र में जन्म ही किसी का हो गया तो उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका शरीर का, उसका दिमाग का, उसका पोजीशन कैसा क्या रहेगा, उसके बारे में बताया गया है। मघा नक्षत्र में जो भी आदमी पैदा होता है वो शरीर से दुबला पतला नहीं होता, मतलब उसका शरीर का हर अंग में भराव होता है, मांस का मात्रा। ऐसे व्यक्तियों में मेल फीमेल कोई इश्यू नहीं है, मांस का मात्रा इन लोगों के शरीर में ज्यादा होता है। लोक भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि थुलथुला आदमी, मोटा आदमी, हट्टा कट्टा नहीं, मोटा आदमी। जगह जगह मांस लटकता हुआ भी मिल सकता है, कुछ उम्र होने के बाद में और ज्यादा हो सकता है। प्राय ऐसे आदमी सहनशील होते हैं, बड़ी बड़ी तकलीफों को भी ये लोग आराम से सह लेते हैं। कुछ क्रोध इनके अंदर होता है, लेकिन स्वभावतः ये लोग क्रोधी नहीं होते। कुशल वक्ता में आप नेता को, जो अच्छा भाषण जिनका हो, जिनकी अच्छी वाणी हो, बोलने में जो समा बांधता हो, या फिर कोई अच्छे जैसे धार्मिक अनुष्ठान में जो बातें करते हैं, बड़े बड़े कथावाचक हो, या जो हजारों आदमियों के हो, या 100 आदमी या 500 आदमियों की भीड़ को जो संबोधित करते हैं, जिनको लोग एकदम वशीभूत होके सुनते हैं बड़े प्यार से, तो ये सब मघा नक्षत्र में पैदा हुए जातकों के लक्षण है। देव पितर घर में जो पूजा पाठ है, धर्म अनुष्ठान है, ये सब के कार्यों में ऐसे जातक बहुत रुचि लेते हैं। दान धर्म, दक्षिणा पंडितों को, धर्म आदि कार्य के लिए विशेष रुचि, ये सब मघा नक्षत्र में पैदा हुए जातकों का लक्षण होता है। धन संपत्ति की इनके पास कमी नहीं रहती। काम, क्रोध, मद, लोभ सब पुरुषार्थ द्वारा इन्हें ये प्राप्त करते हैं, और ये सब पुरुषार्थ करने की वजह से, क्योंकि ये आसानी से तो इतना होगा नहीं, धन संपत्ति है या पूजा है या दान धर्म है, तो ये सब के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको, मतलब बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ऐसे आदमी बहुत मेहनती होते हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर इनका अच्छा होता है, नौकर चाकर भी इनके पास होते हैं, और बहुत से मित्र इनके रहते हैं, क्योंकि ऐसे आदमी फेमस होते हैं तो मित्र तो रहेंगे, तो मित्र जहां रहते हैं वहां शत्रु भी होंगे, तो शत्रुओं की भी मात्रा उतनी ही रहती है इनके पास। लेकिन ऐसे आदमियों का कुछ बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि ये लोग स्वभावतः सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और दिमाग का यूज भावना से ज्यादा करते हैं। मतलब भावना में बह के ये लोग कोई निर्णय नहीं लेते हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे गांव में कोई बात हो, चाहे और कोई काम हो, ये बाकायदा दिमाग का सोच समझ के निर्णय लेते हैं। भावना में बह के ऐसे आदमी कभी निर्णय नहीं लेते। पाराशर जी के मत के हिसाब से, पाराशर जी ने एक जगह लिखा है मघा नक्षत्र के बारे में, अपने माता के साथ यज्ञादि कार्यों में ये लोग सम्मिलित होते हैं,
अब इससे हम लोग को क्या समझ में आता है? माता के साथ क्यों, पिता के साथ क्यों नहीं? इसका मतलब होता है पिता का सुख ऐसे जातकों को शायद कम मिलता है। पिता का सुख हो सकता है बचपन में छिन जाए, हो सकता है बाल्यावस्था में छिन जाए, या हो सकता है तरुणावस्था में छिन जाए। तो पिता का सुख ऐसे जातकों को कम मिलता है। शिक्षा में बड़ी ऊंचाई प्राप्त करते हैं, शिक्षा इनकी बहुत अच्छी होती है जो भी सब्जेक्ट में ये लोग जाते हैं। बाकी तो ग्रह नक्षत्रों का इफेक्ट आएगा, लेकिन मघा नक्षत्र का जो विशेष जो फल है उसके हिसाब से इनकी शिक्षा बड़ी अच्छी होती है। खुद क्रोधी होते हैं, क्रोधवश कोई कार्य नहीं करते हैं। क्रोधी जरूर होते हैं लेकिन क्रोधवश कोई गलत काम नहीं करते हैं। भावनाओं पे इनका पूरा नियंत्रण रहता है और कुछ हद तक इनकी पत्नी भी मतलब सनकी या तुनक मिजाज टाइप की हो सकती है। शीघ्र भावुक होके कभी कोई काम ये लोग नहीं करेंगे। ये जातक का जो मघा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, चंद्र राशि पे मघा नक्षत्र जिनका है, तो उनका कुछ अंश कुछ प्रभाव इन लोगों को प्राय मिलेगा। अब हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, उसी तरह इसके भी 4 चरण हैं। तो कौन से चरण में जातक पैदा हुआ, उसका क्या लक्षण होता है, क्या उसको मिल सकता है या वो वैसा हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले चरण में प्रचंड स्वभाव होता है, मतलब आप ये समझ लो कि क्रोधी स्वभाव। नाक की नोक पर लालिमा, बड़ा सिर, ऊंची व मतलब मांस से भरी हुई छाती। ऐसा नहीं है कि कोई दुबला पतला आदमी हो, हड्डियां दिख रही हो, नहीं, पूरा एकदम मांसल और भरी हुई लंबी मोटी चौड़ी छाती होती है ऐसे आदमियों की। और नाक का जो नोक है वो उस पे कुछ ललिमा होता है, बहुत से आदमियों को होता है, आप देखा भी होगा, सांवले कलर के होते हैं तब भी उनके नाक का जो नोक है बड़ा लाल रहता है, एनी टाइम हवा की वजह से हो या कोई और वजह से हो। तो ऐसे पहले चरण का प्रभाव बताया गया है। दूसरे चरण में बहुत ऊंचा मतलब विशाल मस्तक, जिनका माथा दूर से ही चमकता हो, चौकोर सा शरीर और तिरछे नैन, लंबी भुजाएं, उभरी हुई छाती और कुछ मोटी और फैली हुई चपटी टाइप से आप बोल सकते हैं, जिसको नाक को किसी ने जैसे दबा दिया हो तो वो फैल जाती है ना चेहरे के ऊपर, उस टाइप का लक्षण दूसरे चरण में पैदा हुआ जातक का हो सकता है। तृतीय चरण में भुजाएं लंबी है लेकिन सब जगह बालों की मात्रा ज्यादा मिलेगी ऐसे जातकों की। और चकोर पक्षी आपने देखा होगा या सुना होगा, छोटी जो गोल गोल टाइप की आंख जिसकी होती है, वैसी आंख तृतीय चरण में इनकी बताई गई है। त्यागशील, ऊंची नाक और चिकना चमकदार शरीर, गोल व भरी हुई गर्दन होती है। भरी हुई गर्दन बताई गई है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी गर्दन लंबी या छोटी नहीं बताई गई है। भरी हुई गर्दन का मतलब यही हो गया कि गर्दन आपकी लंबी हो सकती है लेकिन उसके ऊपर मांस पूरा रहेगा, पतली गर्दन नहीं होगी, मतलब इसका मतलब यही होता है। और चतुर्थ चरण में कोमल स्वभाव या कोमल शरीर जिनका होता है, उस टाइप का, लाइक फीमेल, और उसी की तरह बड़ी बड़ी आंख और केस भी, जो आपके बाल भी जो होते हैं वो भी बड़े कोमल होते हैं। और आवाज थोड़ी सी फटी हुई, मतलब जैसे अलग टाइप की आवाज होती है ना, थोड़ी घर घर करके फटी हुई टाइप की आवाज जो निकलती है, वैसी आवाज। और हाथ पैर बड़े भारी होते हैं और पेट थोड़ा बाहर, बहुत, एक उम्र के साथ तो बहुत ज्यादा निकल जाएगा लेकिन थोड़ा बाहर निकला हुआ बचपन से ही नजर आएगा, पेट थोड़ा फूला हुआ मिलेगा ऐसे जातकों के। तो ये है चारों चरणों के प्रभाव मघा नक्षत्र के। उसी से कनेक्टेड कोई भी चीज, कोई जरूरी नहीं है पूरा प्रभाव ही आपको मिले, क्योंकि खाली नक्षत्र पे पूरी कुंडली डिपेंड नहीं है, लेकिन नक्षत्रों का एक विशेष इफेक्ट आपके जीवन पे होता है, वो पूरे जीवन चलता है। उसका कुछ अंश आपको पूरे जीवन मिलेगा, चाहे शारीरिक बनावट हो, चाहे बुद्धि के क्षेत्र में हो, चाहे पैसों के क्षेत्र में हो, चाहे आपके कामों से कनेक्टेड हो, वो पूरे जीवन आपको ऐसा प्रभाव 10% हो या 20% हो या 30% हो, आपको वो मिलेगा। और इसमें विशेषकर आपको देखना है चंद्र कुंडली से, और उसके बाद में आपको सूर्य कुंडली और लगन, कि कौन से लगन में
आपका नक्षत्र कौन सा था, कौन सा लगन में आप पैदा हुए, उस समय लगन में नक्षत्र कौन सा था, और चंद्र कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है वो चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे बैठा हुआ है, और सूर्य जहां बैठा हुआ है वो कौन से नक्षत्र पे बैठा हुआ है। उन सब का सम्मिलित प्रभाव आपको पूरे जीवन नक्षत्रों से कनेक्टेड मिलेगा। हो सकता है आपका सूर्य, जैसे मैंने बोला चंद्रमा, चंद्रमा उच्च का बैठा है वृष राशि में, लेकिन अगर नक्षत्र सपोर्ट नहीं कर रहा है, नक्षत्र कुछ अलग ही बता रहा है, तो आपको फिर उच्च का बैठा हुआ चंद्रमा उतना अच्छा फल देना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सब बहुत सी बातें हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैंने मघा नक्षत्र के बारे में बताया, आशा है आपको समझ में आया होगा। जय माता की मित्रों।